हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने स्पेसिफिक बोरिंग से पर्टेनिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। कहता है ऑन 1 जनवरी 2006 गूगली इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोरोड ₹15 million टू फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ टू एसेट्स बोथ ऑफ विच वर एक्सपेक्टेड टू टेक अ ईयर टू बिल्ड. Work started during 2006 and the loan facility was drawn and incurred on 1 January 2006 and was utilized as follow. एक कंपनी हमारे पास गूगली इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से 1 जनवरी 2006 पे इन्होंने 15 मिलियन बोरो किए दो एसेट्स की प्रोडक्शन के लिए, और दोनों एसेट्स की प्रोडक्शन में 1 साल का टाइम लगेगा. इस कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो 2006 में स्टार्ट हुआ और हमने लोन फैसिलिटी 1 जनवरी 2006 पे ड्रॉ की और एसेट ए और एसेट बी के लिए यूटिलाइज की. अब एसेट ए के लिए हमने 1 जनवरी 2006 पे 2.5 मिलियन की पेमेंट की है और 1 जुलाई 2006 पे 2.5 मिलियन की पेमेंट की है. एसेट बी के लिए हमने 1 जनवरी X6 और 1 जुलाई X6 पे 5 मिलियन की पेमेंट की है. कहता है द लोन रेट वॉज 9% एंड GICL कैन टेम्परली इन्वेस्ट द सरप्लस फंड एट 8%. तो 15 मिलियन की फाइनेंसिंग पे जो हमारा लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 9% है और सरप्लस फंड हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें हमें 7% का रिटर्न या इन्वेस्टमेंट इनकम मिलेगी. कहता है कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट विच में बी कैपिटलाइज फॉर ईच ऑफ द एसेट ऑन एंड कॉन्सिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ ईच एसेट एट 31 दिसंबर 2006. तो दोनों एसेट से पर्टेनिंग हमें बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड और दोनों एसेट की हमें टोटल कॉस्ट 31 दिसंबर 2006 पे वर्कआउट करनी है. तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को. तो सबसे पहले हम इस सवाल को एसेट ए के लिए सॉल्व करते हैं और एसेट ए को सॉल्व करने के लिए मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ किया है. पूरे 12 महीने की टाइमलाइन मैंने ड्रॉ नहीं की क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रेलिवेंट डेट्स थी 1 जनवरी X6, 1 जुलाई X6 और हमारे ईयर एंड 31 दिसंबर 2006. तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी पे स्टार्ट हुई और कंस्ट्रक्शन 31 दिसंबर पे एंड हुई. तो 12 महीने हमारी कंस्ट्रक्शन चली, पूरा 12 महीने हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड है. फिर अगर मैं बोरिंग को देखूँ तो हमने जो स्पेसिफिक बोरिंग की, सर स्पेसिफिक बोरिंग हमने इन टोटलिटी की है 15 मिलियन की, लेकिन एसेट ए में हमारा 2.5 और 2.5 5 मिलियन खर्च हुआ है. तो एसेट ए से पर्टेनिंग हमारी स्पेसिफिक बोरिंग आ जाएगी 5 मिलियन. और हमने एक्सपेंसेस की है, एक्सपेंडिचर की पेमेंट कब की है सर 2.5 मिलियन की पेमेंट की हमने 1 जनवरी X6 पे और 2.5 की हमने पेमेंट की है 1 जुलाई 2006 पे. 1 जनवरी पे 5 मिलियन की स्पेसिफिक बोरिंग से हमने 2.5 की जब पेमेंट की तो हमारे पास 2.5 के ही सरप्लस फंड रह गए. और फिर 6 महीने बाद 1 जुलाई 2006 पे आपने फर्दर 2.5 की पेमेंट की तो आपके पास सरप्लस फंड 0 हो गए. अब सिंपली हम यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज अगर कैलकुलेट करें, सर हमारे पास बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग आ जाएगा. 5 मिलियन का इंटरेस्ट है जो कि एसेट ए के लिए लिया गया है. लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट है हमारा 9%. तो 5 मिलियन का 9% और पूरे 12 महीनों की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी तो 12/12. अब इस इंटरेस्ट हम लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड. इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड कितना आएगा? देखिए डे 1 पे 5 मिलियन बोरो किया, 2.5 का एक्सपेंडिचर पे किया तो 2.5 के सरप्लस फंड रह गए. इस 2.5 के सरप्लस फंड को आपने 1 जनवरी X6 से लेकर 1 जुलाई X6 तक यानी कि 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया होगा. तो 2.5 मिलियन पे हमें 7% के हिसाब से 6 मंथ्स की इंटरेस्ट इनकम आएगी. इनको वर्कआउट करें तो ये बनता है 0.45 इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग और सरप्लस फंड पे हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम बनती है 0.0875. तो हमारे पास आ जाएगा नेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज दैट इज 0.3625. ये आ गया हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड. अगर मैं एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करूं, कॉस्ट ऑफ एसेट ए, तो एसेट की कॉस्ट किस तरह से वर्कआउट होगी? सर कुछ तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है एसेट ए पे 5 मिलियन, और कुछ हमारे पास बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुए दैट इज 0.3625. तो इन दोनों को अगर हम टोटल करें तो एसेट ए की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास ईयर एंड पे 5.3625 मिलियन. तो ये हमारा सवाल जो था उसमें एसेट ए से पर्टेनिंग बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है. अब हम आते हैं एसेट बी की तरफ. एसेट बी के लिए भी मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूं.
एसेट बी के केस में हमने टोटल जो 15 मिलियन की बोरिंग की थी उसमें से 5 मिलियन एसेट ए के लिए था, 10 मिलियन एसेट बी के लिए था, क्योंकि एसेट बी पे हमने 5 मिलियन की 1 जनवरी एक्स और 1 जुलाई एक्स पे पेमेंट की है। तो एसेट बी के लिए हमारी स्पेसिफिक बोरिंग हो जाएगी 10 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2001 से। फिर हमने एक्सपेंडिचर पे किए, 5 मिलियन 1 जनवरी पे किया, 5 मिलियन 1 जुलाई पे किया। जब हमने डे 1 पे 10 मिलियन की बोरिंग से 5 मिलियन का एक्सपेंडिचर पे किया तो हमारे पास सरप्लस फंड आ गया 5 मिलियन। फिर 6 महीने बाद हमने फर्दर 5 मिलियन पे किया तो हमारा सरप्लस फंड 0 हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। सर बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग आ जाएगा, कितना 10 मिलियन, और बोरिंग कॉस्ट के लिए हमारे पास इंटरेस्ट रेट था 9%, तो 10 मिलियन इंटू 9%, और पूरे 12 महीना हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन है तो 12 और 12। इसके बाद हम लेस करेंगे इससे इंटरेस्ट इनकम ऑन सरप्लस फंड, वो कितना आएगा सर, डे 1 पे 10 मिलियन में से 5 मिलियन की पेमेंट की तो सरप्लस फंड 5 मिलियन रह गए, जिसे आपने 1 जन से लेकर 1 जुलाई तक इन्वेस्ट किया, यानी कि 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया। तो 5 मिलियन इंटू 7% इंटू 6/12, ये हमारी इंटरेस्ट ऑन सरप्लस फंड आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करें तो ये बनता है 0.9 मिलियन और ये बनता है 0.175 मिलियन। तो हमारे पास नेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ जाएगा 0.725 मिलियन। यह आ गया हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अगेन यहाँ पे भी अगर मैं एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट बी एट ईयर एंड, तो हमारे पास एसेट बी से पर्टेनिंग 10 मिलियन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और हमारे पास बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड है 0.725 मिलियन। तो हमारे पास टोटल एसेट की कॉस्ट आ जाएगी 10.725 मिलियन। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।